बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 44 है। चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। लाइक हमारे पास जो स्टार्टिंग टॉपिक्स हैं हम उनको करना स्टार्ट करते हैं। तो उनको करने से पहले हम मैटर को डिस्कस करते हैं, कई दफ़ा कर चुके हैं, आज थोड़ा सा उसमें एक दो चीज़ें और ऐड कर लेंगे। मैटर क्या होता है, आपको पता है कि हर वो चीज़ जो स्पेस कवर करती है जहाँ पे पड़ी हो और उसका कोई ना कोई मास यानी वज़न हो। तो मैटर की आपके पास आपने 4 टाइप्स पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। अब ये जो 4 टाइप्स आपने पढ़ी, जो सॉलिड, लिक्विड, प्लाज्मा एंड गैस आपने पढ़ा है, ये जो आपने 4 टाइप्स पढ़ी, इसमें प्लाज्मा थोड़ा डिफरेंट है। बाकी सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है ये किस बेस पर है? ये इस बेस पर है कि आपके पास मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज, यानी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स और गैस के मॉलिक्यूल्स, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी हैं, उस बेस पे हमने इनको अलग-अलग किया हुआ है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज द नेम शोज, इंटर मीन बिटवीन, मॉलिक्यूल्स मीन मॉलिक्यूल के जो फोर्सेस दरमियान में मौजूद होती हैं। अब हम देखते हैं सॉलिड को, लिक्विड को, गैस को और प्लाज्मा को। जो सॉलिड है उसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं ऑलमोस्ट। तो उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी होती हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, तभी तो वो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। कोई फोर्स है जिसने उसको जोड़ा हुआ है। तो दो मॉलिक्यूल्स आपस में किस फोर्स के ज़रिए जुड़ते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के ज़रिए जुड़ते हैं। आगे आपके पास है लिक्विड। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पास सॉलिड से थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, लेकिन गैस से ज़्यादा पास होते हैं एक दूसरे के। तो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई ही होती हैं, लेकिन सॉलिड से कम होती हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हैं। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होंगे। अब आपके पास जो गैस है उसके पार्टिकल्स आपने पढ़ा, उसके मॉलिक्यूल्स तो होते ही बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से, उनका डिस्टेंस आपस का बहुत ज़्यादा होता है। तो उनकी जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी होती हैं? वीक होती हैं। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड की हैं, फिर लिक्विड की, फिर गैस की। और प्लाज्मा तो है ही बिल्कुल डिफरेंट स्टेट है कि गैस को आप आयोनाइज्ड कर दें तो वो आपके पास बन जाता है प्लाज्मा। अब हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं टॉपिक डिस्कस करने से पहले। वो टर्म्स आपके पास है, एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस और एक आपके पास होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस आपने गौर से समझ लेना है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस का क्या मतलब है कि आपके पास दो एटम्स के दरमियान कौन सी फोर्सेस लग रही हैं और उनके दरमियान कोई बॉन्ड, यानी कि वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और जो इंटरमॉलिक्यूलर है उसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स है, मॉलिक्यूल्स आपस में जिसके ज़रिए जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास HCl एक मॉलिक्यूल है, तो HCl में दो एटम हैं, H और Cl। तो दो एटम्स के दरमियान का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है और वो होता है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस पर। और जो HCl के एक मॉलिक्यूल का HCl के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ होगा वो होगा इंटरमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो आपके पास इंट्रामॉलिक्यूलर क्या है? स्ट्रॉन्ग है बॉन्ड, और इंटरमॉलिक्यूलर कैसा होता है? वीक होता है। अब H जो है और Cl जो है, इन ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये HCl की फॉर्म में, मॉलिक्यूल की फॉर्म में आराम से नेचर में प्रेजेंट है। तो वो कैसे प्रेजेंट है और इनका जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? अब आपके पास, आपको पता है कि हर एटम की एक होती है वैलेंस शेल, यानी कि आपने पढ़ा कि न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होती हैं। तो जो सबसे बाहर वाली शेल होती है उसको कहते हैं आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल। तो आपके पास ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर शेल्स हैं। जो फर्स्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ये एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया गया। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। सेकंड शेल में होते हैं 8। थर्ड शेल में आपके पास होते हैं 18 और फोर्थ से ऑनवर्ड सारी शेल्स में आपके पास 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इन शेल्स की बेस आप मतलब ये 2, 8, 18, 32 ये कैसे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n², वेयर n क्या होता है? नंबर ऑफ शेल। पहली शेल के लिए आप n की जगह 1 लगाएं, आपको पता चल जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स बनेगा। अब लगा के देखें, 2, 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। फिर दूसरी शेल है तो 2, 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। थर्ड शेल है तो 2, 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18। इस तरह ही 2, 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32। तो अप टू 4 जितनी भी आपके पास शेल्स हैं उसमें भी 32 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये चीज़ आपने देख ली। तो अब हाइड्रोजन के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो जबकि पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अब हाइड्रोजन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन। ये देखें, अब उसकी शेल में एक प्रेजेंट है और एक कम है, दो में से। तो अब क्या करेगा वो? किसी से इलेक्ट्रॉन उसने लेना है। और क्लोरीन के पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन। अब 17 इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको भी ड्रॉ करते हैं। न्यूक्लियस है उसका, न्यूक्लियस के बाहर पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है,
अगली शेल में आपने पढ़ा कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 ड्रॉ कर दें आप। टोटल कितने हो गए अब तक, 10 हो गए, 2 और 8 10। अब एक थर्ड शेल ले लेते हैं। थर्ड शेल में कितने हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, तो हम लगाते हैं, हमसे जितने लगते हैं। 10 हो गए थे, तो अब नेक्स्ट 11 12 13 14 15 16 और ये 17। अभी ये क्या है, कम, 18 होने चाहिए। अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो क्या करेंगे, जो उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है उसको आपस में शेयर कर लेंगे। यानी अब हाइड्रोजन ने जब शेयर किया हुआ लिया क्लोरीन का, तो उसके भी 2 हो गए, और क्लोरीन जब हाइड्रोजन का शेयरिंग से लिया तो उसके भी 18 पूरे हो गए। तो अब जब उनकी दोनों शेल्स की कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, तो HCl क्या हो गया, एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है ना। तो अब HCl और इनके दरमियान का जो बॉन्ड है वो कैसा होगा, हाईली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उन दोनों को ज़रूरत थी इलेक्ट्रॉन की, वो अब इस बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे। वही अगर हम देख लें अब इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड की बात। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स आपस में प्रेजेंट होते हैं ना किसी भी कंटेनर में, तो वो जब एक दूसरे के करीब करीब होते हैं ना, तो उनके दरमियान कोई ना कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन क्रिएट हो जाती है। अब अट्रैक्शन और रिपल्शन क्रिएट होने की भी वजह होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब आपके पास जो HCl है, इसमें जो क्लोरीन होता है ना वो नेगेटिवली चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिच होता है थोड़ा सा, और जो हाइड्रोजन है पार्शियल पॉजिटिव का मतलब है वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन लॉस यानी कम होते हैं उसके पास। तो जब नेगेटिव चीज़ पॉजिटिव के पास जाती है तो उनके दरमियान हो जाती है इंटरेक्शन। इस जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है इसमें इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते, ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान की फ़ोर्स है। तो अब अगर ये फ़ोर्स ना भी हो तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, तो ये फ़ोर्स कैसी है, आपकी वीक फ़ोर्स है। ये जस्ट अट्रैक्शन और रिपल्शन, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं है आपके पास। जो हमने पढ़ना है वो हम पहले पढ़ेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि अगर मॉलिक्यूल्स आसपास पड़े हुए हैं तो उनके दरमियान कौन कौन सी फोर्स हो सकती हैं। उनमें पहली फोर्स है डाइपोल। डाइपोल, डाई मीन टू एंड पोल मीन किनारे। तो ऐसे तरीके से ये कुछ होगा कि आपके पास एक मॉलिक्यूल के दो किनारे बने हुए होंगे, एक पॉजिटिव किनारा और एक नेगेटिव किनारा। तो आप इसको बना के देख लेते हैं। अब मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं सपोज, तो उसमें क्या होगा, आपके पास दो पोल्स बने हुए होंगे, दो किनारे बने हुए होंगे। एग्जाम्पल है आपके पास HCl। H जो है वो आपको पता है कि ये आपके पास जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की पावर होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर हाइड्रोजन की कम होती है और क्लोरीन की ज़्यादा होती है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। तो अब जब आपके पास H और Cl ने बॉन्ड बनाया और क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर सकता है, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन सेंटर में जाने की बजाय क्लोरीन के पास हो जाएंगे। तो क्लोरीन कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन उसके पास पूरे हैं, तो वो कैसा हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। और जो हाइड्रोजन है, अब इलेक्ट्रॉन उससे दूर चला गया है सेंटर में होने की बजाय, तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पुअर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये दो किनारे बन गए मॉलिक्यूल में, एक पार्शियल पॉजिटिव एक पार्शियल नेगेटिव। अब हम देखते हैं कि बेसिकली डाइपोल डाइपोल में होगा क्या। आपके पास HCl है, ठीक है। अब ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है, इसके पास ही एक HCl का दूसरा मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। अब क्या हुआ कि आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से चार्ज अलग गए, हाइड्रोजन आपके पास दोनों का पार्शियल पॉजिटिव है, क्लोरीन दोनों का पार्शियल नेगेटिव है आपके पास। तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आपके पास Cl और H का क्या हुआ, एक इधर अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हो गई, यानी डाइपोल डाइपोल फोर्स कहा गया इसका नाम, क्योंकि डाइपोल्स क्रिएट होने की वजह से ये फोर्स बनी है आपके पास। तो इस फोर्स को क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और ये मोस्टली सिर्फ और सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स में होती है। आपने पढ़ा था कि पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम मिलकर आपके पास मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे HCl H2O, डिफरेंट एटम्स मिलकर आपके पास मॉलिक्यूल बना रहे हैं। H2O में दो हाइड्रोजन के एटम, ऑक्सीजन के एटम की, इनके दरमियान क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है। अब सपोज आपके पास है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ये नहीं प्रेजेंट होती, क्यों, क्योंकि नॉन पोलर सपोज आपके पास नाइट्रोजन है N2 है, तो आपके पास N दोनों का क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की पावर इलेक्ट्रॉन को खींचने की सेम है। जब सेम है तो उनके पर कोई पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा ही नहीं, ठीक है। तो उनमें डाइपोल डाइपोल फोर्स भी नहीं होगी। जो मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी,
कोई भी मॉलिक्यूल है ना, उसके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स 3 मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, उनके बॉन्ड को तोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। उनके बॉन्ड को तोड़ना इतना ही मुश्किल होगा, तो जितने भी प्रोसेसेस आप करते हैं, लाइक आप डिस्टिलेशन करते हैं, आप सब्लिमेशन करते हैं, हर चीज़ में बॉन्ड तोड़ कर ही हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो फिर वो प्रोसेसेस क्या हो जाएंगे, आपके डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। अब सेकंड टाइप ऑफ फोर्स हम पढ़ लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो हैं आपके पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल का मतलब क्या हुआ और इंड्यूस्ड डाइपोल का क्या हुआ, वो हम देख लेते हैं। डाइपोल का क्या मतलब है कि एक इसके अंदर होगा पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, और इंड्यूस्ड डाइपोल का भी हम देखते हैं। डाइपोल का क्या मतलब है कि इसमें कोई ना कोई पोलर मॉलिक्यूल होगा, और इंड्यूस्ड का मतलब है कि क्रिएट कर देगा डाइपोल किसके अंदर, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये जो फोर्स होगी ये आपके पास पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। पहली वाली आपने पढ़ी थी पोलर और पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान, ये वाली पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान होगी। अब क्या होगा, ये सपोज आपके पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल आराम से बैठा हुआ है, उसका न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज और बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं फ्रीली। अब आपके पास उसके पास आया है एक पोलर मॉलिक्यूल जिसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव एंड और पार्शियल नेगेटिव एंड बना हुआ है, जो आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि कैसे बनता है। अब क्या हुआ कि इसका पार्शियल पॉजिटिव एंड है और बाहर उसको दूसरे के इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये इसके न्यूक्लियस को क्या करेगा, रिपेल करेगा और इसको दूर भेज देगा अपने आप से। जब ये ऐसे करेगा तो क्या बनेगा, आपके पास जो पोलर कंपाउंड था वो तो था ही डाइपोल, तो जो नॉन पोलर है वो भी डाइपोल बन जाएगा अकॉर्डिंग टू अट्रैक्शंस ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल। तो आपके पास जो अब इनके दरमियान की फोर्सेस हैं वो कहलाती हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। आज के लिए बस इतना ही, होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।